बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20.9, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव? कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.9 में पूछा हुआ है कि व्हाट फैक्टर मेक्स द फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव, कि फ्यूजन रिएक्शन क्यों मुश्किल होता है अचीव करना, कैसे डिफिकल्ट होता है। तो देखें जी, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है या अल्फा पार्टिकल बनता है। H21 ये ड्यूट्रियम है। दो ड्यूट्रियम न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो टोटल ये इनका जो है मास 4 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है, हीलियम न्यूक्लियस एग्जैक्टली ये बन जाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट के इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +1 का और इसके ऊपर भी +1 का पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्जन की। इन दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के करीब लाना बहुत मुश्किल है, तो इन को करीब लाने के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको ओवरकम किया जा सके। तो इस मकसद के लिए इसको हीटअप किया जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसको अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनको इतनी चाहिए कि ये इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर सकें, और आपको इतनी हीट इसको प्रोवाइड करना पड़ेगी, इतनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर जो है 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसका टेम्परेचर राइज हो तब जाके इतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी कि दोनों न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ दो न्यूक्लियस नहीं होते बल्कि हाइड्रोजन गैस फिलअप होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, बट यह है कि टेम्परेचर इसका 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जब अचीव हो जाता है तब जाके ये फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब फ्यूजन रिएक्शन होता है, पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, तो हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, अल्फा पार्टिकल बनता है, और इसके बाद फिर अगेन मास डिफेक्ट, यहाँ से मास डेफिसिट प्रोड्यूस हो जाता है, और ये मास डिफेक्ट जो है किसके बराबर होता है, एनर्जी के तौर पे रिलीज हो जाता है, mc², डेल्टा mc² इज इक्वल टू E। तो ये एनर्जी दोबारा यहाँ से रिलीज होती है जो फिशन रिएक्शन की एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। कंपैरेटिवली आपको बता दें कि फिशन रिएक्शन आसान होता है। फिशन रिएक्शन की कंडीशन ये है कि एक आपको क्रिटिकल मास चाहिए, क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम आपको चाहिए, और उसके ऊपर आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फायर करते हैं, ये न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्ब होता है और न्यूक्लियस से स्प्लिट अप हो जाता है। तो इसके लिए कोई टेम्परेचर की कंडीशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन इसलिए मुश्किल है कि दो न्यूक्लियाई को आपस में मिलाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20.10, discuss the similarities and differences between fission and fusion reactions. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.10, discuss the similarities and differences between fission and fusion. फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज, सबसे पहली बात क्या है कि बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शन, दोनों में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एक में न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है दो हिस्सों में, और दूसरे रिएक्शन में दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, नया न्यूक्लियस बनता है। तो बट दोनों क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों रिएक्शंस में मास जो है वो लॉस होता है और मास डेफिसिट प्रोड्यूस होता है।
फ्यूजन रिएक्शन में भी मास जो है वो लॉस हो जाता है, जिसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में भी जब दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इस दौरान भी डेल्टा एम यहाँ से ज़ाय हो जाता है, लॉस हो जाता है, और ये डेल्टा एम जो है लॉस्ट मास जो है ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसकी इक्वेशन हम यूँ लिखते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, जहाँ पे डेल्टा एम क्या है, लॉस्ट मास को ज़ाहिर करता है या मास डिफेक्ट को शो करता है। यानी आसान लफ्ज़ों में कि दोनों में मास डिफेक्ट है प्रोड्यूस होता है और ये मास डिफेक्ट जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ हैव चेन रिएक्शंस। फिशन के बारे में तो आप कह सकते हैं कि फिशन चेन रिएक्शन है, क्योंकि आप का एक न्यूक्लियस जब टूटता है, दो न्यूक्लियस पैदा होते हैं, तीन न्यूट्रॉन्स आगे निकलते हैं और वो तीन को मज़ीद एक्सप्लोड करते हैं और इस तरह ये चेन रिएक्शन बन जाता है। बट फ्यूजन के बारे में आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये चेन रिएक्शन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूजन चेन रिएक्शन भी हो सकता है और चेन रिएक्शन नहीं भी हो सकता। अगर तो फ्यूजन रिएक्शन इस तरह से हो कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से दो न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं और वो फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये चेन रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर प्लाज्मा को आप कंप्रेस करते हैं, बहुत हाई डेंसिटी मास के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कंप्रेशन के ज़रिए आप फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो होगा ये चेन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि जब एक एक दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे ड्यू टू कंप्रेशन और हाई डेंसिटी मास में कन्वर्ट करने के बाद, तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फर्दर जो है एटम्स को आपस में, न्यूक्लियाई को आपस में मिलाने का बायस बनेगी। तो ये चेन रिएक्शन हो सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। के ऊपर लोगों ने रिसर्च पेपर लिखे हुए, बट अब हमने इसको सिमिलरिटी में डाल दिया है। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी सिमिलरिटी यह है कि एटॉमिक एनर्जी यूज़ होती है फिशन रिएक्शन में भी और फ्यूजन रिएक्शन में भी, और इस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी फिशन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर भी मौजूद हैं और फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी मौजूद हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। फोर्थ सिमिलरिटी है न्यूक्लियर वेपन्स। तो दोनों फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन दोनों को वेपन्स के लिए, वेपन्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फिशन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन है, इसको एटॉमिक बम कहते हैं, और जो फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन है उसको हाइड्रोजन बम कहते हैं। इसके बाद डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि फिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है और दो छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद। ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। तो एक तरह से देखने में आपको ये दो एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस नज़र आते हैं। सेकेंड डिफरेंस है इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन दोनों की डिफरेंट है, फिशन की भी और फ्यूजन की भी। फिशन रिएक्शन में क्रिटिकल मास चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। क्रिटिकल मास आपके पास हो यूरेनियम का, उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फायर करेंगे तो फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि फ्यूजन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कितना 10⁻⁶ केल्विन के अराउंड होना चाहिए, और उसके बाद इंक्रीज डेंसिटी हो, यानी जो आपके पास जो मटेरियल है वो उसको आपने कंप्रेस करना है और उसकी डेंसिटी बढ़ा देनी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूजन की और फिशन की डिफरेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है जो फिशन रिएक्शन है, इट सस्टेन द चेन रिएक्शन एंड मैं मेल्ट द रिएक्टर। देखें जी, जो फिशन रिएक्शन है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो डेंजरस होता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर को मेल्ट कर सकता है। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन है, इट कैन नॉट सस्टेन द चेन रिएक्शन एंड डज नॉट मेल्ट द रिएक्टर। तो जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसका जो चेन रिएक्शन है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहता, हार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्टर को मेल्ट नहीं कर सकता। फिशन रिएक्शन में रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज़ होता है जो कि इंतहाई डेंजरस है, जबकि अगर राइट एटम्स का इंतखाब किया जाए तो फ्यूजन रिएक्शन में रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है कम या ख़त्म किया जा सकता है। लास्ट डिफरेंस नोट कर लें कि एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन इन फिशन रिएक्शन इज़ लेस देन द एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन रिएक्शन।
जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जिस तरह की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको 235 के ऊपर अगर आप डिवाइड कर दें तो ये 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बनता है। जबकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है, जबकि यहाँ पे 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है। ये इस तरह निकाल सकते हैं आप कि हीलियम न्यूक्लियस जब प्रोड्यूस होता है तो इसके हीलियम के अंदर चार चार न्यूक्लियॉन होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे हीलियम का। तो इसको आप इसकी एनर्जी जो है टोटल जो रिलीज होती है, दो एटम्स के फ्यूज़ होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिखी हुई है। जो एक मॉलिक्यूल बनता है उससे इतनी सॉरी एक न्यूक्लियस बनता है उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। कहीं पे 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी हुई है। अगर 24 समझें तो इसको आप 4 पे डिवाइड करें तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आता है। अगर 28 हो और उसको 4 पे डिवाइड करें तो ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन Point 11. In what ways is time constant CR similar to and different from A. Radioactive decay constant lambda, B. Radioactive half-life? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन व्हाट वेज द टाइम कांस्टेंट CR similar to and different from radioactive decay constant lambda and radioactive half-life। यहाँ पे कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है उसको कंपेयर किया हुआ है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और हाफ लाइफ जो है इससे कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहले आप थोड़ा याद कर लें कि कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है इसको हम कन्वीनियंटली इसको आरसी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। प्रोनाउंस करना यहाँ से इस तरह से प्रोनाउंस करना इजी होता है। तो आरसी टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एक कैपेसिटर को आप सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और सीरीज में एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, और ये आपके पास कैपेसिटर C है, ये R है। तो अब ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज होता है, और ये कितने टाइम में चार्ज होता है हम इसकी और इसकी वैल्यू से अंदाज़ा कर सकते हैं। हम RC को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 RC टाइम कांस्टेंट के अंदर कैपेसिटर जो है ना 99.9% चार्ज हो जाता है। इसी तरह जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं, यहाँ फ़र्ज़ करें कि हमने एक यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और इसको हम यूँ शार्ट कर देते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हमने हटा दिया और इस स्विच को हम शार्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो जाता है। तो पहले चार्जिंग करंट यूँ फ्लो कर रहा था, अब ये डिस्चार्जिंग करंट यूँ फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू। इसी रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर का ग्राफ कुछ यूँ है, ये ऐसे चार्ज होता है, ऐसे 5 RC टाइम कांस्टेंट में ये 99.9% तक चार्ज होता है। इसी तरह जब हम इस स्विच को ऑपरेट कर देते हैं तो ये डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ कुछ यूं बनता है, ऐसे डिके है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है। इसी तरह कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिके होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो भी एक्सपोनेंशियल होता है। कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग रेट है उसको हम आरसी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट। और किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिस्चार्जिंग रेट होता है इसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। लेमडा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये कभी भी इस जीरो वाली लाइन को टच नहीं करता, यानी कैपेसिटर 100% डिस्चार्ज नहीं होता। चार्जिंग के दौरान भी कभी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता। इसी तरह कोई भी एलिमेंट जब डिके होता है तो 100% डिके नहीं होता। 100% डिके होने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। इसी तरह कैपेसिटर को 100% चार्ज होने के लिए भी इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। तो इसमें आरसी टाइम कांस्टेंट में
और डिके कांस्टेंट में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो हम इनको एक प्रॉपर मैनर के साथ स्टडी कर लेते हैं। सिमिलरिटीज़ इनकी डिस्कस कर लेते हैं। दोनों जो डिके हैं, दोनों किस्म का डिके जो है ना एक्सपोनेंशियल रेट पे होता है। यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि शुरू में ज़्यादा डिके होता है और फिर प्रोग्रेसिवली वो कम होता जाता है। आरसी टाइम कांस्टेंट की बात करें, कैपेसिटर का जो चार्ज डिके होता है 63% फर्स्ट आरसी टाइम कांस्टेंट के अंदर हो जाता है, और जो बाकी बच जाता है फिर उसका 63% डिके होता है नेक्स्ट आरसी टाइम कांस्टेंट में। जबकि जो डिके कांस्टेंट है लेमडा, उसमें जो फर्स्ट जो टाइम कांस्टेंट है उसमें 50% डिके होता है, और बाकी जो बच जाता है अगले टाइम कांस्टेंट के अंदर उसका 50% डिके होता है। तो इस तरह ये प्रोग्रेसिवली जो है इसकी जो डिके है जो है प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है इसका रेट। नेक्स्ट सिमिलरिटी है बहुत बहुत नीड इनफाइनाइट टाइम टू डिके कम्प्लीटली। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये देखा था कि ये ज़ीरो वाले ग्राफ को टच नहीं करता, कैपेसिटर का चार्ज भी ऐसे ट्रेवल करता है, और डिके कांस्टेंट जो है यानी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो उसका भी जो है वो ज़ीरो को टच नहीं करता है। यानी ये इनफाइनाइट टाइम चाहिए इसको ज़ीरो को टच करने के लिए, यानी 100% डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो दोनों के डिके को कंप्लीट डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़, और दोनों जो है वो टाइम कांस्टेंट है। एक आरसी टाइम कांस्टेंट है, आरसी टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरे को डिके कांस्टेंट कहते हैं, डिके कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट्स जो हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और ये रिलेशन इन दोनों में होल्ड करता है। आरसी टाइम कांस्टेंट, अब डिफरेंसेस हम देख लेते हैं वन बाय वन। आरसी टाइम कांस्टेंट क्या है? ये रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है उसका जो डिस्चार्ज रेट है। ये एक समझे कि एक टैंक के हिसाब से अब देख लें कि इसके अंदर चार्जेस स्टोर हैं, और ये चार्जेस किस हिसाब से निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, या कैपेसिटर के ऊपर ये चार्ज एकोमुलेट हुआ है, ठीक है ना। और आप इसको थ्रू एक्सटर्नल सर्किट जो है डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, तो कैपेसिटर के चार्ज कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसकी प्लेट्स कितनी किस रेट के साथ न्यूट्रल हो रही हैं, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। और ये आरसी टाइम कांस्टेंट जो है डिस्चार्ज का भी है और चार्ज का भी है। यानी चार्ज होता है तो तब भी आरसी टाइम कांस्टेंट के थ्रू चार्ज होता है, और डिस्चार्ज भी आरसी टाइम कांस्टेंट के थ्रू होता है। जबकि लेमडा जो है सिर्फ डिके कांस्टेंट है। ये चार्ज कांस्टेंट, ये इसको चार्ज कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिस्चार्ज कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जबकि ये जो है सिर्फ डिके कांस्टेंट है लेमडा। और इसमें होता क्या है कि जो हैवी न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, वो डिके होते हैं, तो ये उनका रेट है, रेट ऑफ डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को आप इनिशिएट कर सकते हैं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। जबकि डिके कांस्टेंट लेमडा जो है ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है, इसको आप स्टॉप या इनिशिएट नहीं कर सकते। इनिशिएट इन द सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, बट ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस नहीं है। आरसी टाइम कांस्टेंट सर्किट टू सर्किट वेरी कर सकता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो तभी ये आरसी टाइम कांस्टेंट शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तब भी आरसी टाइम कांस्टेंट डिफरेंट हो जाता है। बट इन केस ऑफ डिके कांस्टेंट तो इसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, ये रेट जैसा है वैसा ही रहता है, ये नेचुरल है। आरसी टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकंड होता है, जबकि डिके कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है। यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट है, आरसी टाइम कांस्टेंट को हाफ लाइफ के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसकी सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। सिमिलरिटीज़, सबसे पहली सिमिलरिटी के आरसी टाइम कांस्टेंट और हाफ लाइफ की डायमेंशन सेम है, बोथ हैव सेम डायमेंशंस। आरसी टाइम कांस्टेंट और हाफ लाइफ दोनों एक पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम को शो करते हैं। बोथ रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस।
हाफ लाइफ और आरसी टाइम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन है नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू आरसी। अगर करते हैं तो ये टाइम का ये हाफ लाइफ बन जाता है। डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। डिफरेंस हाफ लाइफ और आरसी टाइम कांस्टेंट के ऑलमोस्ट वही हैं जो डिके कांस्टेंट का आपने देख लिया था। टाइम जो हाफ लाइफ है उसको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सटर्नली, ये नेचुरल प्रोसेस है। आरसी टाइम कांस्टेंट को चेंज किया जा सकता है, आर को आप चेंज करें या सी को चेंज करें तो ये चेंज हो जाता है। हाफ लाइफ में हम डील कर रहे होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ, जबकि आरसी टाइम कांस्टेंट में हम डील कर रहे होते हैं चार्जेस के साथ। हाफ लाइफ में रेट ऑफ डिके जो है न्यूक्लियाई का उसको हम एक्टिविटी कहते हैं, जबकि आरसी टाइम कांस्टेंट में रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है उसको हम करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20.12, what happens to atomic number of nucleus that emits gamma rays photons? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है what happens to atomic number of the nucleus that emits the gamma rays। gamma rays के रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम इस तरह से एक रिएक्शन के ज़रिए लिखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर A है। तो बेसिकली कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, तो वो रिलीज़ करता है गैमा फोटॉन और उसके बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर आ जाता है, स्टेबल एनर्जी स्टेट के ऊपर आ जाता है, तो गैमा फोटॉन रिलीज़ करता है। ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है। तो गैमा रेस के निकलने से किसी भी एटम की, किसी भी न्यूक्लियस के ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है यानी एटॉमिक नंबर पे फ़र्क पड़ता है, और ना ही न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मास के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20.13, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट एमिट्स गामा रेज फोटॉन्स, व्हाट हैपेंस टू इट्स मास? क्वेश्चन नंबर 20.13 जो है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है। हमने लिखा था कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा रेज की एमिशन को, जेड ए और स्टेरिक से हम डिनोट करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में है, और जब ये डिके होता है मतलब ये इसमें गैमा रेज रिलीज़ होती हैं तो ये लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर आ जाता है, स्टेबल बन जाता है और गैमा रेज रिलीज़ होती है। इसके बाद ये स्टेबल स्टेट के ऊपर आ जाता है। तो देखें जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मास नंबर के ऊपर और कोई फ़र्क नहीं पड़ा एटॉमिक नंबर के ऊपर, बस एक्साइटेड था न्यूक्लियस और वो डी एक्साइट हो गया है और गैमा रेडिएशन रिलीज़ हुई है। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं है, मास नंबर के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं है। और अगर हम बात करें कि इस तरह से आपके पास सैंपल हो, कोई सैंपल हो जो रेडियो एक्टिव हो, उससे गैमा रेडिएशन रिलीज़ हो रही हो, तो गैमा रेडिएशन रिलीज़ होने के बाद भी उसका टोटल मास, नेट मास वही रहेगा जो गैमा रेडिएशन रिलीज़ होने से पहले था। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।